हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज हम अपनी एक नई सीरीज लेकर आए हैं जो कि हेल्पफुल रहेगी हमारे आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए और हमारे जो भी हैं दूसरे बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, सभी के लिए। हम आज अपना 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इस कंटिन्यू मैनर में हम यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करेंगे और हम आज अपने फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ पहले ही। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है इसके हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको कुछ बेसिक चीजें ही बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्लियर? जैसे कि आप लोगों के डेली लाइफ में बहुत सारे यूज हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज फैन को चलाने के लिए करते हैं, अभी तो सर्दियां आ गई हैं, अब हम पानी गर्म चाहिएगा तो हमें गीजर की हेल्प लेनी पड़ेगी और इसी के अकॉर्डिंगली हम रूम हीटर का यूज करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम यूज करते हैं और कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। क्लियर? तो जो सब चीजें हम यहाँ पर सब स्टेप बाय स्टेप सब चीजें डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, पावर, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। यस और नो? अब जब हमने अपना ये चैप्टर शुरू कर दिया है तो इस चैप्टर में सबसे स्टेप वाइज हर एक कंसेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स? चैनल, जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपका एजी फिजिक्स क्लास चल रहा है यहाँ पर, तो आप सभी का स्वागत है एजी फिजिक्स क्लास के अंदर। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। चैप्टर नेम इज व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। यस और नो? अब इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है चार्ज पार्टिकल या चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्जेस से रिलेटेड चीजें हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे जरूरी चीज हमारी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल आल्सो, कि भाई किस अरेंजमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल को अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। से यस और नो? अब इससे पहले हम छोटी-छोटी कुछ चीजें आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, वो आप ध्यान से देखें। जैसे कि हमारे पास है सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास चार्ज। से यस और नो? चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कस तो करेंगे, अब इससे पहले एक दो पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे कि आपके पास होता है, एक होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड विल बी व्हाट? डायनेमिक। से यस और नो? अब स्टैटिक की अगर हम बात करें तो स्टैटिक में एक चीज जो सबसे जरूरी होती है, स्टैटिक का नॉर्मल मीनिंग होता है फिजिक्स में रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। जब आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट स्टेट पर रहे, रेस्ट पोजीशन पर रहे, तो उस टाइम पे आपको मिलता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? और जब चार्ज पार्टिकल फ्लो करना शुरू करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना शुरू करें, उस केस में हम बोलते हैं यहाँ पर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड करेंगे? ये आपका इलेक्ट्रिसिटी रहेगा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। से यस और नो? अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात आ गई तो अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कहां से ये आता है? कई बार हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई बच्चे करते रहते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हम किसी दो चीज को रब करते हैं, रब कैसे करते हैं? मेरे पास कोई भी प्लास्टिक की चीज लगा लो, डीपली हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपका चैप्टर है 12th क्लास में, वहां पर इसके बारे में हर एक चीज जान जाओगे कि कैसे चार्ज पार्टिकल स्टैटिक बिहेवियर में होते हैं, कैसे डायनेमिक बिहेवियर में होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इंक्लूड करें। जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनके मान लेते हैं ड्राई हेयर है बच्चे की, मतलब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना, तो मान लेते हैं किसी बच्चे के ड्राई हेयर है, ठीक है, तो क्या करता है वो पेन लेता है, पेन से बालों को रगड़ता है। ठीक है, तो फिर क्या करता है उस पेन के मतलब पेन को वो कुछ पेपर के पीस लेता है, तो पेपर पीसेस के पास जब लेके जाता है तो वो देखता है कि वो पेपर के टुकड़े उसके साथ चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि वो पेपर के टुकड़े उसके साथ चिपक गए। ठीक है ना? तो कहने का मतलब उनके बीच में क्या मतलब ऐसी चीज आ गई कि पेपर के टुकड़े आपस में चिपक गए। से यस और नो? तो यहाँ पर क्या चीज हम इंक्लूड कर रहे हैं? क्लियर ना? तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें हमारी इंक्लूड करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। और जैसे कि हमारे पास आप फैन चल रहा है,
आपने स्विच ऑन किया तो आपके क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो गया। कहां से कहां फ्लो होना शुरू हुआ, मतलब बोर्ड से लेके फैन तक जाना शुरू हो गया, से यस और नो। और जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो आपका फैन रोटेट करना शुरू हो गया। तो जब ये छोटी छोटी चीजें, तो वहां पे आप चार्ज पार्टिकल को सेंड कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। तो जब आप चार्ज पार्टिकल को भेज रहे हो तो उस केस में आपकी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, वो आपकी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, ठीक है। अब ये चीजें डिस्कस करने से पहले तो मैं छोटी सी चीज आप लोगों से डिस्कस कर ले रहा हूं कि आपका चार्ज पार्टिकल होता क्या है। चार्ज पार्टिकल में नॉर्मली हम तीन चीजें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहली चीज आपकी होती है इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी चीज इंक्लूड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज आपकी कौन सी होती है, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स। और नंबर तीसरी चीज कौन सी होती है आपकी, न्यूट्रॉन्स। से यस और नो। अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, अब इलेक्ट्रॉन्स आपके हर एक, मतलब वही बात है कि आपके जितने भी मटेरियल होते हैं, मैटर होते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स बनते हैं, ठीक है। अब एटम के अंदर भी आपके तीन पार्ट्स में डिवीजन होता है, जैसे कि आपका पहला उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। जो आपका एटम होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें तो जो उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन होते हैं और दूसरे आपके उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो बाहरी एक्सटर्नल पार्ट होता है उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। ये चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो आउटरमोस्ट शेल में क्या प्रेजेंट रहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कंटीन्यूअसली न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ये हमें पता है। और जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपका सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है और आपका न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है। से यस और नो। अब जब हम यहां पर बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मेरे नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन मेरे कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और न्यूट्रॉन पे मेरा कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन मेरे न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनके ऊपर किसी भी चार्ज की प्रेजेंस नहीं होती। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं E माइनस से, प्रोटॉन को हम लिखते हैं P प्लस से, और न्यूट्रॉन आपका यहाँ पर जीरो, जीरो मींस कोई भी चार्ज शो नहीं करता। से यस और नो। और जब हम पूरे एटम की बात करें तो न्यूक्लियस को हम पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्यों लेते हैं इसमें, क्योंकि इसमें हमारा देखो प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन है ना, प्रोटॉन भी है यहाँ पर न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर दोनों चीजें प्रेजेंट है तो हम कंबाइंड इफेक्ट लेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका तो चार्ज जीरो है, इसका पॉजिटिव, तो आपको प्लस प्लस जीरो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ प्लस ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होता है। से यस और नो। और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो आपके नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। से यस और नो। अब यहाँ से आपकी एक चीज क्लियर होगी कि हमने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर लिया, क्लियर। अब हम कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को फाइंड आउट करें, तो इससे पहले हमें एक नई चीज और डिस्कस करनी है आप लोगों से। पहले हम चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 into 10 raised पर माइनस 19 कूलम। कूलम क्यों लेते हैं हम, जो आपका चार्ज है, जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या लेोगे आप, चार्ज की यूनिट आपकी कूलम होती है मेरे बच्चों, क्या होती है, कूलम। से यस और नो। और इसी तरीके से जब पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज आपका P प्लस होता है और जो इसकी यूनिट होती है वो, मतलब जो इसका मतलब ऊपर चार्ज करनी 10.6 into 10 raised पर माइनस 19 कूलम होता है। से यस और नो। अब दोनों के अंदर डिफरेंस कैसे शो करोगे, डिफरेंस शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। ये सिर्फ नोटेशन के लिए है, नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये पॉजिटिव है तो ये सिर्फ प्रोटॉन के लिए है। तो जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आप सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू यूज करोगे, ये प्लस और माइनस आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं करोगे। तो नॉर्मली यहाँ पे E इक्वल टू क्या रहेगा आपका, माइनस 1.6 into 10 to minus 19 कूलम। से यस और नो। P प्लस इक्वल टू 1.6 into 10 to minus 19 कूलम। से यस और नो। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, फर्स्ट वीडियो है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम कवर करेंगे। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट। अब मासेस के बारे में बात करें, मासेस के बारे में बात करें, अबाउट द मास, ठीक है ना। अब जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, न्यूट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो जब आप किसी भी एटम से अगर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे तो एटम के मास पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम इलेक्ट्रॉन का मास होगा ना, वो हम वहां पे बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो नियर अबाउट नेग्लिजिबल मास है। क्या है तो मास उसमें कुछ ना कुछ, लेकिन एटम के कंपैरेटिवली उसका जो मास है वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल मास। क्लियर ना। अब अगली चीज क्या आपकी, प्रोटॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम नियरली इक्वल मानते हैं, दोनों का मास हम बराबर सेम मानते हैं। अब दोनों का जब मास सेम है तो इसका मास है ना ये इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 टाइम्स मोर होता है, 1840 टाइम्स मोर। कहने का मतलब अगर इसका मास 1 ग्राम है, 1 ग्राम if we will take normally, if we will take its mass that is 1 gram, तो its mass will be 1840 gram, means this is 1840 times more than that of mass of electron. Say yes or no? Clear ना? Why we are saying this one? आप लोग एक बात जान ही रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं किसी भी एटम में, वो आपके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर। से yes or no? जो प्रोटॉन के नंबर होते हैं वो भी आपका किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। से yes or no? और जो आपका एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास, ये टोटली सम होता है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का मास। से yes or no? यानी कि जब आप एटॉमिक मास लेते हो उसमें आपको दोनों चीज इंक्लूड करनी पड़ती हैं, इलेक्ट्रॉन का मास भी, इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर ले सकते हैं न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं न्यूट्रॉन का मास लेते हैं और यहाँ पर हम मास लेते हैं प्रोटॉन का। से yes or no? तो जो एटॉमिक मास ही टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन होता है। से yes or no? तो कहते हैं भाई सारा का सारा मास एटम का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही होता है, इलेक्ट्रॉन का उसमें बहुत कम रोल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो कैसे अगर नॉर्मली अरेंजमेंट करें तो जो आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, प्रोटॉन का उससे कम होता है और न्यूट्रॉन का सबसे, इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है। तो लेकिन हम नॉर्मली कंपैरेटिवली इक्वल मास मानते हैं न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इनका सबसे कम होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, मतलब इंक्लूड नहीं कर सकते, मतलब अगर मान ले इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। से yes or no? क्लियर ना? तो दिस थिंग्स आई डिस्कस अबाउट द चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर ना? अब नेक्स्ट थिंग, से yes or no? अब एक छोटी सी चीज और मैं बता दे रहा हूँ, मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था कि जब आप पेन के टुकड़े को या पेन को बालों में रब करोगे ड्राई हेयर्स में तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस चार्ज के आने के प्रोसेस को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो चीज आपकी फ्रिक्शन से आती है। से yes or no? देखो जब आप किसी वायर में से इलेक्ट्रॉन भेजते हो, ठीक है, वायर में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जब आप देखोगे उस वायर का टेम्परेचर मेजर करो, तो जब आप उस वायर का टेम्परेचर मेजर करोगे तो उस वायर का टेम्परेचर नॉर्मल एयर के कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है वहां पर कि जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं? फ्रिक्शन। सेम थिंग, अब देखो मैं पेन को बालों में रगड़ रहा हूं, अब पेन के ऊपर चार्ज आ रहा है, पेन के ऊपर देखो चार्ज कैसे आएगा, मैंने पेन को बालों में रगड़ा तो फिर मैं उसको किसी कागज के टुकड़े के पास लेके जाऊं तो देखूंगा वो टुकड़ा उससे चिपक रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन आ रहा है, दोनों के अंदर क्या आ रहा है? अट्रैक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता ही है कि जो आपके सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस, वो चार्जेस आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। से yes or no? ठीक है। और जो आपके डिफरेंट चार्जेस होते हैं, डिफरेंट चार्जेस, ठीक है ना, वो चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। से yes or no? से yes or no? अब सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। से yes or no? अब देखो ये अगर मैं पेन ले रहा हूं, इस पेन को मैंने फ्रिक्शन से बालों में रगड़ा, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर कोई भी चार्ज आ गया, ठीक है, और जब मैं इसको पेपर पीसेस के पास जाऊंगा, लेके जाऊंगा तो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब किसी न किसी पे कोई ना कोई चार्ज आया है, लेकिन वो चार्ज दोनों केसेस में अलग अलग है। अलग अलग का मतलब क्या है? एक में प्लस हो सकता है, दूसरे केस में माइनस हो सकता है, या फिर दूसरे केस में प्लस हो सकता है, पहले के केस में माइनस हो सकता है। तो आपका दोनों केसेस में चार्ज क्या रहेगा? दोनों केसेस में चार्ज हम बोल लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट चार्ज आ रहा है। तो जिस वजह से दोनों के अंदर क्या आ रही है? अट्रैक्शन आ रही है। क्या आ रही है? अट्रैक्शन। तो कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने पेन को रगड़ा, फ्रिक्शन क्रिएट किया, तो फ्रिक्शन से उसके ऊपर क्या क्रिएट हो गया? चार्ज क्रिएट हो गया। और जैसे जो फ्रिक्शन से चार्ज आ रहा है ना, तो वो चार्ज कहीं मूव नहीं करेगा, उसके ऊपर ही पड़ा रहेगा।
और जब वो चार्ज उसके ऊपर पड़ा रहेगा तो उसमें किसी तरीके का मोशन नहीं है, और जब चार्ज में मोशन नहीं होता ना तो इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपके पास ग्लास रोड है, इसको आप रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ। किसके साथ रब करते हो, सिल्क क्लॉथ के साथ। तो ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आता है, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, आपका नेगेटिव चार्ज आता है। सही है सो नो। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें। हमारे पास एक रोड और है जिसको हम बोलते हैं एबोनाइट। एबोनाइट रोड को किसी भी वूलन क्लॉथ के साथ रब करो तो जो आपका एबोनाइट रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो आपका वूलन क्लॉथ है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज ग्लास रोड से कहीं मूव थोड़ी करेगा। मूव कैसे करेगा, ग्लास इज इंसुलेटर, सिल्क क्लॉथ आल्सो इंसुलेटर। अब चार्ज पार्टिकल मूव थोड़ी करेगा, उसके ऊपर ही पड़ा रहेगा चार्ज। चार्ज पार्टिकल के अंदर कोई मोशन नहीं होगा। तो जब चार्ज पार्टिकल के अंदर कोई भी मोशन नहीं रहेगा तो इस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं कौन सा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक चार्ज प्रोडक्शन। इसमें भी किसी तरीके का मोशन नहीं, तो इसमें भी क्या बोलेंगे, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। से यस और नो, से यस और नो। तो ये आपकी छोटी छोटी बेसिक चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं जो कि बिल्कुल सिंपल थी। अब इसके बाद मैं और चीज देखते हैं। अब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, चार्ज पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे। बेसिक चीजें हैं भाई नॉर्मली। मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पे है, ठीक है। अब ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं दोनों को, इस चार्ज पार्टिकल को इसके पास लेके जाऊं, नॉर्मल सी बात है, या फिर इसको इसके पास लेके जाऊं, तो क्या देखोगे आप यहाँ पर, ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा दूर से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। सही है सुनो, ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल पास नहीं जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा यहां तक भी ले आए तो एकदम से ये चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और जब ये चार्ज पार्टिकल एकदम से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल का कुछ ना कुछ ऐसा स्पेस है जहां तक ये अपना इफेक्ट भेज रहा है, जहां तक ये अपना इफेक्ट भेज रहा है। तो जहां तक हम इसके इफेक्ट को फील कर सके, जहां तक ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के इफेक्ट को फील कर सके, तो उसको, उस एरिया को क्या बोलेंगे हम, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां तक हम इसके चार्ज पार्टिकल के इफेक्ट को फील किया जा सकता है। सही है सो नो। अब मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल आपका प्लस है, ये चार्ज पार्टिकल आपका माइनस है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को थोड़ी सी डिस्टेंस से ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब इसको थोड़ी सी डिस्टेंस से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कुछ एरिया तक है जहां से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जहां तक इसका इफेक्ट हम फील कर रहे हैं वो उसका क्या बोलेंगे हम, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है। अब एक बात सुनो, अब जो चार्ज पार्टिकल है इनके बीच में फोर्सेस कैसे फाइंड आउट करें। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है सो, उसमें क्या करते थे हम, ग्रेविटेशनल फोर्स से बच्चे क्या करते थे, नॉर्मल सी बात है, हम क्या करते थे, एक मास लेते थे हमारा m1, दूसरा मास लेते थे कौन सा m2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हम क्या रखते थे यहाँ पर r रखते थे। सेस और नो। तो जो फोर्स आता था हमारा वो क्या होता था m1 into m2। सेस और नो। इसी तरीके से जो फोर्स हमारा आता था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर होता था। सिंपल है ना। तो जब हम कंबाइंड फॉर्म करेंगे तो हमारा यहाँ से मिलेगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, उस कांस्टेंट को हम यहाँ से g से डिनोट कर देते हैं। सही है सो नो। इसी तरीके से ये तो था आपका मासेस के बीच में, किसके बीच में था, मासेस के बीच में। लेकिन जब हम नॉर्मल सी बात करें, चार्ज पार्टिकल के बीच में स्टडी करें, तो चार्ज पार्टिकल के बीच में भी सेम यही प्रोसीजर रहेगा। कैसे रहेगा, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है। अब इनके बीच में अट्रैक्शन आएगा, रिपल्शन आएगा, सेम चार्ज है तो रिपल्शन आएगा। तो मान लेते हैं ये चार्ज आपका Q1 है, ये चार्ज आपका क्या है, Q2 है। अगर हम यहाँ पर देखें जो फोर्स रहेगा वो प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, Q1 और Q2 पे। सेस और नो। और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कि वो क्या आपकी r है, तो डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो आपको मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये K आपका we can say this is a constant, we can say this is what constant। say yes or no। इसकी
पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है, इस ए की एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू होती है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, वो हम मतलब फिर कभी आप लोगों से डिस्कस करेंगे। से यस और नो। अब नॉर्मल सी बात है, तो ये फोर्सेस हमने डिस्कस चार्ज पार्टिकल के बीच में, ये हमने ऐसे फोर्सेस फाइंड आउट किया, तो इसको बोलते हैं कूलम्ब फोर्स। ये जो फोर्स है ना, इसको कूलम्ब लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कूलम्ब लॉ। तो इसमें हमने फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करी, बिल्कुल सेम यही बिहेवियर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, फोर्स की वही चीज होती है, वही कैटेगरी होती है। मैग्नेटिक इफेक्ट में भी हम यही चीजें देखेंगे। से यस और नो। तो इनके बीच में फोर्सेस हमने इसमें ऐसे फाइंड आउट किया, इसके बीच में चार्ज पार्टिकल के बीच में हमने ऐसे फाइंड आउट किया। से यस और नो, अंडरस्टूड और नॉट? तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कि हमने कैसे चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्सेस को फाइंड आउट करा है। अब एक चीज और देख लीजिए स्टूडेंट, जो छोटी सी चीज मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, हमने आज जो डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया चार्ज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया है? चार्ज के बारे में। चार्ज पार्टिकल नॉर्मली आपके प्लस होता है, माइनस होता है, मतलब जो नेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 into 10⁻⁹ कूलम होता है। से यस और नो? क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होती है मेरे बच्चों, तो पॉजिटिव के ऊपर 1.6 into 10⁻⁹ कूलम होता है। से यस और नो? अब दोनों के इस तरीके का चार्ज है, क्लियर ना? अब जो कूलम है वो आपकी किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है। चार्ज की यूनिट क्या आपकी? कूलम है। से यस और नो? चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। अब इस 1 कूलम में अगर मैं कूलम लूं तो कूलम कोई छोटी यूनिट नहीं है, कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है। बहुत बड़ी यूनिट कैसे है? जितना इसके ऊपर ये चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, ये तो इस यूनिट के सामने कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ से कूलम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, मतलब मैं कूलम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा? छोटी सी चीज है मेरे बच्चों, मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूं अगर, तो ये हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁹ कूलम। से यस और नो? क्लियर ना? अब यहाँ से मुझे कूलम की यूनिट फाइंड आउट करनी है, कूलम की यूनिट फाइंड आउट करनी है। अब कूलम के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स निकालने हैं। अब कैसे निकालूंगा? तो यहाँ पे मैं इसको उधर ले जाऊंगा, यहाँ पे मेरा 1 बचेगा। से यस और नो? तो कैसे लिख सकता हूँ इसको? तो सिंपली 1 डिवाइड बाय 1.6 into 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट? 1 कूलम। क्लियर? और व्हेन यू विल सोल्व दिस वन, तो वी विल गेट इज इक्वल टू व्हाट? 1 कूलम इज इक्वल टू, आफ्टर डिवाइडिंग दिस वन, वी विल गेट 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखिए एक कूलम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इस चार्ज के कंपैरेटिवली ये जो 1 कूलम की वैल्यू है ये बहुत बड़ी है। तो एक कूलम में इतने सारे चार्ज प्रेजेंट होते हैं, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वी कैन से 1.6 into ये 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। से यस और नो स्टूडेंट? से यस और नो? अब ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है। अब इसके बाद हम एक दो चीजें और इंक्लूड करते हैं, जैसे कि अगर हम फोर्सेस की बात करें, अब हमने फोर्सेस की बात कर ली है, तो फोर्सेस के बारे में अगर बात करें, अब फोर्सेस हमारे बहुत तरीके के फोर्स होते हैं, जैसे कि अभी तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस किया है, मैग्नेटिक फोर्स भी होता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है हमारा, न्यूक्लियर फोर्स भी होता है हमारा। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, उसके बाद हमारा मैग्नेटिक फोर्स, फिर हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमारा अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखाता है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है बहुत शॉर्ट रेंज होता है, मतलब ये 10⁻⁻15 मीटर तक, बहुत छोटी रेंज तक होता है, इतनी छोटी रेंज तक, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये थोड़ा सा लॉन्ग रेंज तक हो सकता है, प्लस माइनस चार्ज थोड़ी दूर से रिपेल कर सकते हैं, मैग्नेट का आप यूज कर सकते हैं, मैग्नेट थोड़ा और दूर से अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका यूनिवर्सल लॉ है, ये तो आपका पूरे के पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट रहता है। से यस और नो? तो ये आपका फोर्सेस का अरेंजमेंट है जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों